वेलकम टू डेली अनविल्ड। डेट है सितंबर 30। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय समूह है। इसका नाम है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इससे भारत का आर्थिक और भागीदारी समझौता 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। इस समझौते का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसका वो नाम दिया गया है टेपा, TEPA, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और ये यूरोपियन यूनियन से नहीं बल्कि एक समूह है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है EFTA, EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। यह समझौता हुआ था 10 मार्च 2024 को नई दिल्ली में हुआ था, इंडिया में ही। यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं वो हैं आइसलैंड है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, लिechtenstein है। और इनमें स्विट्जरलैंड सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का। तो ये 4 देशों का समूह है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और या क्षेत्रीय समूह। तो इसके पास गुड्स एंड सर्विसेज के प्रमोशन की या ट्रेड की काफ़ी पॉसिबिलिटी है, काफ़ी पोटेंशियल है। इसीलिए इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, जिसका नाम है टेपा, उसको साइन किया है। और ये अब तक हुए सबसे महत्वपूर्ण समझौतों में सबसे आधुनिक और महत्वाकांक्षी समझौता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। ये जो शामिल करेगा जो जिन क्षेत्रों को इसमें गुड्स ट्रेड, सेवाओं हित बाजार की पहुंच, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, IPR, इन बातों को शामिल करेगा, इन क्षेत्रों को। और जो नॉन एग्रीकल्चरल उत्पाद हैं उस पर 100% बाजार पहुंच, मतलब जीरो टैरिफ। और जो प्रोसेस्ड फूड है उसमें टैरिफ में कम, उसको उसमें टैरिफ को कम किया जाएगा, टैरिफ में छूट या सबसे कम टैरिफ। और इसने प्रॉमिस किया है, इस समझौते के तहत ये भी प्रॉमिस किया गया है कि 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का निवेश किया जाएगा। तो ये समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा। EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन और इंडिया के बीच 1 अक्टूबर से लागू होगा। इसका नाम है टेपा, TEPA, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने घोषणा किया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च के नेतृत्व में उसकी एक स्पेशल टीम जो गन्ने के उत्पादन से जुड़ी किसानों की समस्याएं हैं उसकी देखरेख करेगी और रिसर्च की दिशा तय करेगी। मतलब अभी रिसर्च हो रहे थे लेकिन वो वो खेतों तक नहीं पहुंच रहे थे, इसीलिए ICR की टीम के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम गठित होगी जो गन्ने की खेती से जुड़े हुए चैलेंजेस को शॉर्ट आउट करेगी या वे आउट सजेस्ट करेगी। तो ये पूछा जा सकता है कि किस फसल के लिए ICR के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि इंडिया के जो तीनों सेनाओं के अर्ली वार्निंग सिस्टम है या एयर डिफेंस सिस्टम है उसको कैसे इंटीग्रेट किया गया है। तो नेवी का जो एयर डिफेंस सिस्टम है या मेरीटाइम जो सिक्योरिटी डिटेक्टर है अर्ली वार्निंग के लिए एयर एयरबॉर्न खतरों से, उसका नाम है नेवी का त्रिगुण, त्रिगुण उसका नाम है। इसी तरह आर्मी का जो सिस्टम है उसका नाम है आकाश तीर। और एयरफोर्स का तो इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इंडियन एयरफोर्स का है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। आर्मी का जो एयर डिफेंस सिस्टम उसको आकाश तीर कहा गया और नेवी का इसको त्रिगुण कहा जाता है। ये सब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी इनमें इंटीग्रेशन था, इसीलिए उसकी सफलता सुनिश्चित हो सकी। बिहार के 2 जलाशय हैं, 2 जलाशयों को रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। उसमें पहला है गोकुल जलाशय जो बक्सर में है और दूसरा है उदयपुर लेक, ये पश्चिमी चंपारण में है। तो अब बिहार में 5 जो वेटलैंड रामसर साइट है, रामसर वेटलैंड साइट है, रामसर वेटलैंड। तो
गोकुल जलाशय बक्सर का और उदयपुर लेक पश्चिमी चंपारण का। और भारत में कुल 93 अब रामसर साइट हो गए हैं, 93। इनमें सबसे ज़्यादा 20 तमिलनाडु में और 10 उत्तर प्रदेश में। बिहार में 5 हैं, हो गए हैं। उसमें जो 3 अन्य हैं, 2 तो ये हो गए। पहला ये जो अभी कल या परसों में इनको रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है, जैसे गोकुल जलाशय और उदयपुर जलाशय, और 3 अन्य हैं जैसे कंवर लेक, नागी लेक और नकाती लेक। 3 लेक, कांवर लेक, नागी लेक और नकाती लेक। कुछ अन्य जो रामसर साइट है इंडिया में, जैसे उधवा लेक झारखंड में है, पला लेक मिजोरम में है, और खेचियो पालरी लेक वेटलैंड में। ये वेटलैंड ये सिक्किम में है। तो उधवा लेक झारखंड में, पला लेक मिजोरम में, और खेचियो पालरी लेक ये है सिक्किम में। सिक्किम का ये एकमात्र सिक्किम का, मिजोरम का और झारखंड का एकमात्र ये रामसर साइट है। रामसर जो कन्वेंशन हुआ था फरवरी 1997 में हुआ था। 2 फरवरी 1997, सॉरी ये गलत है, फरवरी 2 फरवरी 1971 को ये कन्वेंशन हुआ था 1971 में। इसीलिए ये इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाने का निर्णय लिया गया था। रामसर जो कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसीलिए इंटरनेशनल डे फॉर रामसर वेटलैंड्स या वेटलैंड्स मनाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन ये मनाया जाता है 1997 से मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम है, जो 2025 की थीम है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ये थीम, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ये 2025 की थीम है। और 2 फरवरी को ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर वेटलैंड्स। विशाखापट्टनम में एक अग्रिम जो न्यूज है, विशाखापट्टनम में एक जूलॉजिकल पार्क है जिसका नाम है इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पे एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था, ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम एशियाटिक लायन के लिए। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल जो इन्वायरमेंट में, आर्टिफिशियल इनलियों में 2 कब्स का जन्म हुआ है। लायनेस ने 2 कब्स को जन्म दिया है जू में ही। उसके ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत एशियाटिक लायन को 2 कब्स का जन्म हुआ है। और ये हुआ है इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क में, जो कि विशाखापट्टनम में है। एशियाटिक लायन की जो आईसीएन स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड, मतलब इनको ज़्यादा थ्रेट है और इनको हाई सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन की जरूरत है। दूसरा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनको शेड्यूल 1 में रखा गया। तो इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क स्थित है विशाखापट्टनम में। यहाँ एशियाटिक लायन के 2 कब्स को मतलब ब्रीडिंग कराई गई है। और तीसरा, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो ये कि आईसीएन की जो इनका कंजर्वेशन स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के ये शेड्यूल 1 में शामिल है। इसमें ये जो ईएफटीए के मेंबर थे, इसमें लिechtenstein डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है। लिechtenstein डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब ये डबली लैंडलॉक्ड कंट्री होने का मतलब ये हुआ कि इसके जो बॉर्डरिंग कंट्री है वो भी लैंडलॉक्ड है। दुनिया में 2 ही ऐसे देश हैं जो डबली लैंडलॉक्ड हैं, मतलब दोहरे लैंडलॉक्ड हैं। पहला लिechtenstein है, दूसरा उज्बेकिस्तान है।